अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे जी तमाम पार्टिसिपेंट्स? ठीक है जनाब। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज ठीक आ रही है? यस सर। जी जी प्लीज तमाम पार्टिसिपेंट्स जरा अपना जो है ना वो फीडबैक दें कि आवाज ठीक आ रही है तमाम को। यस सर, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है आवाज। जी कैसे हैं आप तमाम? ठीक हैं? खैर से हैं? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कैसी जा रही है तमाम की? कोई इम्तिहान की डेट आई है अभी कि नहीं आई? नो सर। नो सर कोई नहीं है। चलें, उम्मीद तो है कि ईद के बाद ही वक्त वैसे होंगे। जी कुछ याद है कि हमने जो है ना वो कहाँ तक जो है ना कितने सेक्शन कर लिए थे? मुझे तो याद है, मैं जरा जस्ट आई वांट टू चेक यू। सेशन 19 तक सर पढ़ा था। 19 तक हो गए थे सर। ट्रांसफर ऑफ शेयर सर। ओके, थोड़ा सा जो है ना वो क्विज क्विज टेस्ट हो जाए, आपका पता चल जाए कि आपकी जो है ना वो कितनी नॉलेज जो है ना वो अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बारे में जो है ना वो आपको मिली है। जरा प्लीज जो है ना वो मुझे बताइए कि मैनेजिंग ऑफ कमेटी ऑफ द सोसाइटी इज अलाउड टू अमेंड द बाईलॉज अंडर व्हाट सेक्शन? 11 सर अमेंड देख सर लीजिए 16 आप 11 कैसे सर कह दिया? 16 हाँ 16 बिल्कुल जवाब एक्यूरेट है। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा मुझे और बताइएगा। and its bylaws are also registered. In which section it is mentioned? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Question is, a society is registered and its bylaws are also registered. In which section it has been mentioned? How would we guess that the society and its bylaws have been registered? सर सेक्शन 3। नो सर 10 सर। 10 सर इट्स 10 और 11 सर सेक्शन 10 है 11 सर। इट्स सेक्शन 10। सर 11 में वो एविडेंस है ना रजिस्ट्रेशन का। मैंने यही पूछी है, एविडेंस ही पूछी है मैंने, कि पूछा है कि सोसाइटी 11 है। सेशन 11 सर। जी सेक्शन ये सेक्शन 3 किसने कहा था? फिर सेक्शन 10 की भी आवाज आई है, सेक्शन 11 की आवाज आई है। सेक्शन 11 तो ठीक है, लेकिन जरा जो है ना वो काइंडली इसमें आप क्लियर रहें। इसमें जो है ना वो आइदर और आर वाला मसला इसमें नहीं है, ठीक है? इसमें तो आपको जो है ना वो क्लियर कट पता होना चाहिए कि अंडर विच सेक्शन इट हैज बीन मेंशन्ड। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन। An application for the registration is launched or submitted to the registrar under what section? सर सेक्शन 9 10 सर। नो सर 9 सेक्शन 9। जनाब आप जरा थोड़ा सा जो है ना वो अभी एक आधा सेक्शन आगे चल रहे हैं, खैरियत है? मैंने 11 पूछा, आपने 10 बताया, फिर जो है ना अब 9 पूछा, आपने फिर 10 बताया। चलें जी, एनी हो ये इंशाल्लाह रिपीट भी हो जाएगा। अच्छा, आज जो है ना वो सेक्शन मैंने 19 तक आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट, यहां तक बता दिया था ना आपको? यस सर यहीं तक बता जी अब है सेक्शन 20। देखें ये 20 से लेकर ना 30 गालबन 34 33 तक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इस लिहाज से है कि यहाँ से जो है ना वो एमसीक्यू का एक अच्छा खासा पोर्शन तैयार किया जा सकता है।
इसमें जो सबसे पहली बात ये है कि a society will have a registered office, और वो जो एड्रेस ऑफ द सोसाइटी है वो हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 20. Section 20 is about the address of a society. Wording of the section is a society will have a registered office. If the society is desirous to change its registered office, then society will have to pass a resolution. Similarly, a prior approval of the registrar. Third is जो सोसाइटी के साथ लेन देन करने वाले लोग हैं उन तमाम को भी उसके बारे में आगाह करना जरूरी है. आजकल तरीकाकार ये है कि सोसाइटी ने अगर कोई अपना ऑफिस वगैरह चेंज किया है तो सोसाइटी उसके लिए जो है ना वो तरीकाकार ये अडॉप्ट करती है कि सोसाइटी अखबार में एडवर्टाइज कर देती है. अब तो मेंबरान को बताने के लिए सोसाइटी के पास सोशल मीडिया जो है इसका भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है. तो सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है वो फिर तमाम को जो है ना वो अवेयर कर देती है. बट यू शुड नो सेक्शन 20 इज अबाउट द एड्रेस ऑफ ए सोसाइटी. क्लियर. और दूसरी बात, इसके बाद एक और सेक्शन है वो है सेक्शन 20A. ये 20A जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, ये नया शामिल किया गया है. लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट हुई थी 2020 में, उस अमेंडमेंट में ये सेक्शन पहले से शामिल नहीं था. इस सेक्शन को 20A, अब मैं बात करूं सेक्शन 20A की. ये है कि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन है. सोसाइटी में कितने मेंबर हैं, सोसाइटी की जो है ना वो क्या कारकर्दगी है. ये आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो आर्टिकल है 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो जो आर्टिकल 19 है वो डेट इज अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. वो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू नो बट विद सर्टेन लिमिट्स. हर सिटीजन को हक है कि वो गवर्नमेंट की सरकर्दगी में होने वाले कामों को जान सके. तो लिहाजा क्योंकि हमारा जो कोऑपरेटिव का डिपार्टमेंट है, जो कोऑपरेटिव की सोसाइटीज हैं, ये भी एक एक्ट के तहत ही काम कर रही हैं. तो लिहाजा सेक्शन 20A जो है ना वो न्यूली इंसर्ट किया गया. इस ये जो सेक्शन 20A है इसमें ये बात बताई गई कि सोसाइटी से रिलेटेड तमाम अफराद को सोसाइटी के काम के तरीकाकार में जानने का हक हासिल है. ये सेक्शन 20A है. मैं थोड़ा इसको जो है ना सेक्शन को भी रीड आउट करूंगा. समझ आ रही है बच्चे? आप तमाम को समझ आ रही है बेटा? यस सर. चले जी सर. सर 20A को एक बार रिपीट कर दें काइंडली. जी बेटा, ये है सेक्शन 20A न्यूली इंसर्टेड. ठीक है. थ्रू अमेंडमेंट टेकन प्लेस इन 2020 2020 में होने वाली अमेंडमेंट के सिलसिले में ये एक नया सेक्शन शामिल किया गया है. ना सिर्फ ये बल्कि इससे अगला सेक्शन जो है ना वो भी शामिल किया गया है. इसका मकसद ये है बेटा कि जो सेक्रेटरी का रजिस्ट्रार है, जो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, सॉरी रजिस्ट्रार नहीं, जो सेक्रेटरी का सोसाइटी है, जो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसको पाबंद किया गया है कि वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो बताएगा सोसाइटी के सोसाइटी में कितने मेंबर हैं, सोसाइटी में कितने बेनिफिशियल ओनर्स हैं, ये तमाम, और ऑफिसर्स कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, जो सोसाइटी है वो किस तरह का काम कर रही है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन उसको देना लाजमी है. क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है इसकी बेसिक वजह आपको बताने लगा हूँ. बेसिक वजह इसकी थी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. क्योंकि सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशियल ऑनर्स हैं, तो उन बेनिफिशियल ऑनर्स को भी सोसाइटी में शामिल किया गया है. उनके बारे में भी जो है ना इंफॉर्मेशन देना लाजमी करार दिया गया है FATF के रिलेटेड. तो बताया गया है कि सोसाइटी का सेक्रेटरी इस बात का पाबंद होगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, ये जरा नोट कर लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, FTF नहीं है, FATF है बेटा,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के मुताबिक जो उसमें अथॉरिटीज बयान की गई हैं उन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देने का पाबंद होगा, किसी और बंदे को नहीं, याद रखें। सिर्फ जो सेक्रेटरी का जो सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किन लोगों को, जिनका जिक्र मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में किया गया है। वो कौन सी अथॉरिटीज हैं? उनमें बेटा अथॉरिटीज है FIA, नैब, एंटी करप्शन, इस तरह के जो है ना वो अदारे हैं, जो अदारे जिनको इंफॉर्मेशन देना लाजमी करार दिया गया है। अब पहले ये सेक्शन शामिल नहीं था। क्लियर होगी ये बात सेक्शन 20A के बारे में? यस सर क्लियर है। बताइए जरा मुझे, क्लियर है बात? सर नैब को, एंटी करप्शन को और किसको बता सकता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन? FIA को बेटा FIA, नैब, एंटी करप्शन और एनी अदर अथॉरिटी विच हैज बीन मेंशन्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? आई थिंक आपको समझ आना चाहिए Yes, कि sir. क्या था FATF की वजह से। अब इसी तरह की एक और प्रोविजन शामिल की गई है, वो है सेक्शन 20B। ये है 20A, नेक्स्ट है 20B। इसमें रजिस्ट्रार को बाउंड किया गया है। ठीक होगी बात? जो सेक्शन 20A है उसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और इसमें जो है वो उन्हीं अथॉरिटीज को, रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी है कि रजिस्ट्रार भी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किनको? उन्हीं उसी अथॉरिटीज को जिनका जिक्र जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में किया गया है। क्लियर होगी बात? दोनों सेक्शन पता चल गए बेटा, सेक्शन 20A भी और 20B भी। मैं जरा 20 को पूरे को दोबारा इन डिटेल बताने लगा हूं, तो आप जरा अटेंटिव होकर सुने। सेक्शन जो 20 है अकेला, वो है अबाउट द एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, कि अगर सोसाइटी ने अपना एड्रेस जो है ना वो एक सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, अगर सोसाइटी अपने एड्रेस को चेंज भी करना चाहती है रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो फिर उसके बारे में जो है ना वो अखबार में इश्तिहार वगैरह देगी, ताकि दूसरे लोगों को जिनका सोसाइटी के साथ लेन देन है, जो सोसाइटी के साथ कारोबार में मुलव्वस हैं, उनको भी पता चल जाए कि सोसाइटी ने अब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना वो फलां जगह से तब्दील कर लिया है। इसके बाद आ जाता है बेटा सेक्शन 20A। जो सेक्शन 20A है, इट इज अबाउट द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी टू द अथॉरिटीज मेंशन्ड इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। क्लियर होगी ये बात? फिर है सेक्शन 20B। सेक्शन जो 20B है ये बेटा कि सिमिलरली रजिस्ट्रार इज आल्सो बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन regarding the affairs of the society to the authorities which have been mentioned in anti-money laundering act। ये दोनों जो अमेंडमेंट है 20A और 20B, ये दोनों अमेंडमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से 2020 में करना पड़ी थी। क्लियर होगी बात? जी बेटा क्लियर है बात? मतलब मुझे बताइएगा यस सर प्लीज। क्लियर है। यस सर। Yes, clear. आप आगे चलते हैं बेटा, आगे सेक्शन 21। हर सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि सोसाइटी अपने पास 5 चीजें लाजमी रखे। ये सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में 5 चीजों का मौजूद होना लाजमी है। नंबर 1, कॉपी ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस एक्ट की एक कॉपी का होना लाजमी है कि सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जो सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास जो है ये मौजूद हो। नंबर 2, कॉपी ऑफ द रूल्स
ठीक है, रूल से मुराद है, रूल आपने पढ़ने हैं अभी, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1927। उन रूल्स की एक कॉपी भी लाजमी मौजूद होनी चाहिए। नंबर 3, कॉपी ऑफ द बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के बाई लॉज की कॉपी भी उनके पास मौजूद होनी चाहिए। नंबर 4, तमाम मेंबर्स का अप टू डेट रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। तमाम मेंबर्स का क्या मौजूद होना चाहिए? अप टू डेट रिकॉर्ड, कि वो एक फलां शख्स मेंबर कब बना, ठीक है, उसने कितने के शेयर खरीदे थे, ये तमाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ होता है, ये मौजूद होना लाजमी मौजूद होना चाहिए। आगे 5वीं बात ये है कि एक और अप टू डेट शेयर्स की बात की है, ये जो आपने शेयर्स की बात की, रिपीट कर दें कि मेंबर कब बना। और बेटा मैं ये सेक्शन दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा मुझे 2 ना पढ़ाने दो, उसके बाद दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। जो अगली बात यह है कि सोसाइटी के ऑफिस में एक इस बात का भी रजिस्टर्ड हो, अप टू डेट रजिस्टर हो, जिसमें बेनिफिशियल ओनर्स का नाम, उनका पता वगैरह लिखा हुआ हो। और इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार कहे, उसके लिए भी रजिस्टर तैयार करना पड़ता है। यानी कि 6 चीजें सोसाइटी के दफ्तर में होना लाजमी है। कौन कौन सी? दोबारा सुने। कॉपी ऑफ द एक्ट, एक्ट से मुराद कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 है। नंबर 2, कॉपी ऑफ द रूल्स, रूल से मुराद 1927 के कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स हैं। नंबर 3, कॉपी ऑफ द बाई लॉज, बाई लॉज की कॉपी भी होना लाजमी है। नंबर 4, अप टू डेट रजिस्टर होगा जिसमें मेंबरान का नाम, कि वो मेंबरान कब मेंबर बने सोसाइटी के और उन्होंने कितने शेयर खरीदे थे। नंबर 5, एक ऐसा रजिस्टर होगा उनके पास जिस रजिस्टर में बेनिफिशियल ओनर्स का नाम मेंशन किया जाएगा। नंबर 6, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार कहे कि इस इंफॉर्मेशन का सोसाइटी के पास होना लाजमी है, तो उसका भी एक रजिस्टर अलहदा से तैयार किया जाएगा। यानी रजिस्ट्रार कह सकता है कि सोसाइटी के पास कितनी गाड़ियां हैं, क्या जायदाद है, इसके बारे में भी जो है ना मुझे बताया जाए, उसकी भी तफसील अलहदा से जो है ना वो रखी जाए। समझ आ गई ये बात की कितने मुलाजम है, उनका रजिस्टर अलहदा से मरतब किया जाए। सेक्शन 21 क्लियर हो गया? आई थिंक सेक्शन 21 इज क्लियर। जी बेटा, जो मैंने 6ठी बात बताई है वो ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार चाहता है कि उसको मुहैया की जाए, वो भी सेक्रेटरी के पास लाजमी होनी चाहिए। यानी रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि मुझे बताओ, जैसे वापडा लाहौर है, फैसलाबाद है, तो वो कह सकता है मुझे बताया जाए कि सोसाइटी के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मुलाजमीन हैं, कितने पैसे मुलाजमीन को जाते हैं, कितनी तनख्वाह दी जाती है, ठीक है, बिजली का बिल जो है ना वो कितना पे किया जाता है। ये तमाम चीजें जो वो उससे तलब की जा सकती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार कह दे तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और सोसाइटी वाले ऐसा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। क्लियर हो गया सेक्शन 21 बेटा? सर इन जो आपने 6 पॉइंट बताए हैं सर, कोई भी बंदा जाके ये इन बारे में पूछ सकता है? हाँ हाँ, आम बंदा नहीं बेटा, पता क्या बात है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने आप को शो करना होता है कि व्हाट इंटरेस्ट यू हैव इन दिस सोसाइटी, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं, क्या आप जो है ना उसके ऑलरेडी मेंबर हैं, क्या आप वहां पे कोई प्लाट वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है ना आप इंफॉर्मेशन वहां से जाके ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? यस। ओके, सेक्शन 21 क्लियर है जी? सर एक Yes, चीज sir, बता clear दें, है। ये सोसाइटी ऑफिस में डॉक्यूमेंट होने चाहिए या रजिस्ट्रार ऑफिस में? ये सोसाइटी ऑफिस में जरूर, एवरी सोसाइटी, मैं वर्डिंग पढ़ने लगा हूं, एवरी सोसाइटी शेल कीप ओपन टू इंस्पेक्शन एट आर रीजनेबल टाइम एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी। ये वर्डिंग है कि सोसाइटी के रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर ये बातें लाजमी होनी चाहिए। देखिए हमने रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर काम शुरू किया था,
जो मैंने लेक्चर आज शुरू किया था वो सेक्शन 20 से शुरू किया था। देखें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। समझ आ गई ये बात जी? क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस Okay. सर। नो सेक्शन 21A। अब देखें, पहले सोसाइटी को बाउंड किया गया है, अब रजिस्ट्रार को बाउंड कर दिया गया है। एन अपडेटिंग रिकॉर्ड ऑफ दी सोसाइटीज। रजिस्ट्रार को कहा गया है कि वो तमाम बेनिफिशियल मेंबर्स का, ऑनर्स का, मेंबर्स का, नॉमिनीज का, डायरेक्टर्स का, तमाम का रिकॉर्ड अपने पास जो है ना वो एक अप टू डेट रिकॉर्ड रजिस्ट्रार साहब भी रखेंगे, याद रखो। और ये लाजमी करार दे दिया गया है जब से अमेंडमेंट हुई थी। ये बेटा जो अमेंडमेंट है ये अगस्त में हुई थी, याद रखें। लास्ट टाइम अमेंडमेंट कब हुई है? अगस्त 2020। क्लियर? ये सर 21 एक बार आप बताएं। 21 या 21A? सर 21A। हाँ, 21A जो है बेटा वो यही है कि 21 में मैंने बताया था कि सोसाइटी इज बाउंड टू कीप द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड। वो 6 किस्म के रिकॉर्ड बताया था कि सोसाइटी अपने पास रखेगी। लेकिन जो 21A है ये बेटा इसमें रजिस्ट्रार साहब को भी पाबंद कर दिया गया है। अगर आप सिलेक्शन हो जाती है आपकी तो यू विल बी ए रजिस्ट्रार इन योर ओन जुरिस्डिक्शन। तो आपको भी पाबंद कर दिया गया है कि आपके पास भी सोसाइटी का अप टू डेट रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है? और ये देखें, अगर सोसाइटी ऐसा रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखती तो याद रखें बेटा कि रजिस्ट्रार जो है उसके पास इख्तियार है कि वो सर्च वारंट जारी करे। अब बताइए जरा क्वेश्चन मुझे कि सर्च वारंट जो है ना वो रजिस्ट्रार कौन से सेक्शन के तहत जारी करता है? ये मैंने आपको बताया था पहले, जरा बताइए सेक्शन 4A सर, सेक्शन 4A। बिल्कुल ठीक, सेक्शन 4A। और सर्च वारंट जारी करते हुए रजिस्ट्रार के पास कौन से इख्तियारात होते हैं? एंड ही यूजेस व्हाट लॉ? वो कौन सा लॉ इस्तेमाल करता है? कैन यू टेल मी? कोड ऑफ सर जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चैप्टर 7। एंड ही शैल बी फॉर दिस रिस्पेक्ट he shall be deemed a magistrate. He will use these powers as a magistrate conferred to him under chapter 7 of code of criminal procedure. ठीक है? अब रजिस्ट्रार साहब को बाउंड कर दिया गया है कि रजिस्ट्रार साहब जो है ना वो सेक्शन 21A के तहत ये तमाम जो है ना वो रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। देखिए रजिस्ट्रार ने जो रिकॉर्ड रखा है ना अपने पास, वो रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड उसी लिहाज से रखना है जो उसको सोसाइटी ने प्रोवाइड करना है। लिहाजा से पहले सोसाइटी को बाउंड किया गया है सेक्शन 21 के तहत कि सोसाइटी के पास फलां फलां रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। अब सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा ही रिकॉर्ड, उसकी एक कॉपी जो है ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जमा करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर रजिस्ट्रार साहब कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जो है ना सर्च वारंट जारी किए जाए और इनसे रिकॉर्ड हासिल किया जाए। समझ आ गई ये बात बेटा सेक्शन 21 की, 21A की? जी सर आ गई है, थैंक यू सर। यस सर। ले बेटा, हमारे जो है ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है इसका जो सबसे मशहूर सेक्शन है वो है, जो सबसे जो हमारा काम भी है बेसिक, वो ये है कि ऑडिट। ठीक है? ये सेक्शन है 22। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो काम है तकरीबन उसका जो बेसिक न्यूक्लियस है वो इसी ऑडिट के इर्द गिर्द घूमता है। ये सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 इज अबाउट द ऑडिट ऑफ द सोसाइटीज। ये ऑडिट ऑफ सोसाइटीज है कि हम जो है ना वो ऑडिट ऑफ सोसाइटीज कैसे करते हैं, कौन ऑडिट करवाता है और क्या क्या इख्तियारात हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन।
मैं इस सेक्शन को एलेबोरेट करने लगा हूं, लिहाजा बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव. If you feel any kind of ambiguity or if you feel you are not, डिस्टॉर्शन बेटा आपकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से नहीं है. मेरी आवाज क्लियर है तमाम को? यस सर क्लियर. यस सर क्लियर है. क्लियर है. ये एक पार्टिसिपेंट की जानब से आया कि डिस्टॉर्शन है, तो वो जो है ना वो जरा अपना जो गैजेट्स है उसको जरा देखें कि वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर सबके माइक ऑफ करवा दें, फिर डिस्टॉर्शन नहीं होगी. किसका माइक ऑन है? किसी का ऑन है माइक? ये यार ये if any participant is keeping its mic on तो please keep it off. सर रिपीट कर दें क्या पॉइंट बोला सर, आवाज अब आ रही. जी रिजवान अकरम साहब आपकी तरफ से आया था कि डिस्टॉर्शन है. आप जरा अपने जो है ना वो गैजेट्स को ठीक रखिए जरा. जी सेक्शन 22 बेटा डिस्कस करने लगा हूं. दिस इज अबाउट द ऑडिट ऑफ द सोसाइटीज. देखें, ऑडिट करवाना रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है. रजिस्ट्रार चाहे वो खुद करे, चाहे वो किसी को ऑडिटर अपॉइंट करे, चाहे उसके लिए वो किसी एक शख्स को करे, दस ज्यादा की कमेटी वो बना दे, उसने लाजमन 1 साल में सोसाइटी का ऑडिट करवाना होता है. क्लियर? कि रजिस्ट्रार जो है हिमसेल्फ और ही मे अपॉइंट समवन एज एन ऑडिटर और सिमिलरली ही मे अपॉइंट कमेटी ऑफ ऑडिटर्स टू ऑडिट दी सोसाइटीज. वो सोसाइटी के ऑडिट करने के लिए करवाएगा लाजमी वंस इन ए ईयर. ये जिम्मेदारी है उसकी, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर एवरी सोसाइटी विल बी ऑडिटेड. तमाम हर सोसाइटी का ऑडिट होगा. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रार to audit himself or appoint someone as an auditor or he may appoint committee of auditors for this purpose. ये लाजमी है, हर सोसाइटी का ऑडिट साल में 1 मरतबा होना लाजमी है. दूसरी बात, जी जी बेटा, ये ऑर्डर सर कैसे होता है सर? ये बेटा ऑडिट का तरीकाकार आगे है और ऑडिट का तरीकाकार अभी आप सेक्शन जाने. अभी आप जो है ना इसकी जो ऑडिट का जो तरीकाकार होगा ये आपको इंशाल्लाह ताला जब आप सिलेक्ट होके आएंगे ना क्लास में तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि ऑडिट कैसे करना है. इंशाल्लाह. ठीक है. हाँ जी, अभी आपने सिर्फ जो है ये जानना है कि ऑडिट इज डन अंडर सेक्शन 22 एंड हु कैन डू सो. इट इज द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार. इफ रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार इज आल्सो एम्पावर्ड टू अपॉइंट समवन एज एन ऑडिटर. अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं बतौर असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो फिर आप अपने किसी इंस्पेक्टर को कह सकते हैं इस सोसाइटी का ऑडिट करो. किसी सब इंस्पेक्टर को लगा सकते हैं, आप इसका जो है ना ऑडिट करें. ठीक है. इसी तरह जो है ना वो बजाय एक बंदे के 2-3 बंदों की कमेटी भी बनाई जा सकती है. ऑडिटर्स कमेटी कहा जाता है उसे. शर्त यह है कि जिस सोसाइटी का ऑडिट जो कमेटी कर रही है नेक्स्ट ईयर वो उसका ऑडिट नहीं करेंगे, वो किसी और का करेंगे. यानी कि कंसेक्टिवली एक ही शख्स 2 साल एक सोसाइटी का ऑडिट नहीं करेगा. ये लाजमी है, ये लाजमी है इसमें बात. क्लियर होगी बात? समझ आ गई है बात बेटा? यस सर. अच्छा, दूसरी बात ये है इसमें कि रजिस्ट्रार जो है ना वो एक फीस भी मुकर्रर कर सकता है. फीस की तादाद कोई मेंशन नहीं है. वो 1000 भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है. ठीक है. वो रजिस्ट्रार कहेगा कि जिसने ऑर्डर करना है उसको सोसाइटी पे करे. और बड़े बड़े जो अदारे हैं वापडा, वलेंशिया, ठीक है, रावलपिंडी में एयरपोर्ट सोसाइटीज है, इस तरह के जो बड़े बड़े अदारे हैं वो जैसे यूनिलीवर. आपको यूनिलीवर के बारे में पता है? यूनिलीवर इज अ वेरी फेमस कंपनी. नो सर. ये इस तरह के आर्टिकल जो ना यूनिलीवर बनाती है. यूनिलीवर प्रोडक्ट्स पे ज्यादा लिखा होता है हर प्रोडक्ट्स पे. यूनिलीवर इज आल्सो ए कोऑपरेटिव सोसाइटी.
यूनिलीवर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट्स जी सर, सुना है, बहुत फेमस है। जी जी, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन रहीम यार खान। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रहीम यार खान में है, क्योंकि यूनिलीवर की जो मिल है, जो फैक्ट्री है, वो भी रहीम यार खान में ही है। अब उसके अलावा जो है ना वो अवारी टावर कराची में भी है उनका एक यूनिट। अच्छा, समझ आ गई बात बेटा कि जो है ना वो बड़ी बड़ी सोसाइटियों को रजिस्ट्रार कह सकता है कि आप ऑडिटर्स को जो है ना वो पैसे पे करें, फीस पे करें। अच्छा, अब सर एक और जब हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की गवर्नमेंट का पार्ट है, तो डेफिनेटली जो ऑडिट के लिए प्रोसीजर है तो वो भी तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फी की जो एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, या इसमें डिस्क्रेशन दे दी जाती है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना बेटा। प्रॉब्लम ये है कि जो सोसाइटीज है वो तराज करती हैं। सोसाइटीज कहते हैं कि वाई जो ना वो यू डोंट फिक्स द अमाउंट, यू डोंट फिक्स द फीस। आपने जो है डिस्क्रिशनरी मेजर लिया हुआ है, आप अपनी फेवर के जो ना बंदे लगाते हैं, उनको जो है ना पैसे ज्यादा देते हैं, जो फेवर के नहीं होते उनको जो है ना पैसे मिलते ही नहीं। हमारे जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो कोई पैसा नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूं, वो बेचारे मुफ्त में ही करते हैं ऑडिट। समझ आ गई बात बेटा? सर फिर कौन ले जाता है फिर? हाँ, ये जो ना वो जो इस तरह की जो फीसिस वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसीज की, ठीक है, वो फिर लेती है। बल्कि लास्ट टाइम जो है ना मैं आपको चले ये आपको जो है ना वो जानना आपकी जरूरी तो नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ना फोरेंसिक ऑडिट कराया है मुख्तलिफ अदारों के ना, तो उसमें जो है ना अदारों को जो है ना फी पे करनी पड़ी। ये ऐसा जो है ना वो होता है, अदारे भी रिजेंटमेंट शो करते हैं कि जनाब हम इतनी फीस जो है ना वो क्यों दें। बहरहाल इट इज नॉट योर टॉपिक, ठीक है। और ये जो है ना ये वैसे भी जो है ना वो जो हाई ऑफिस की बातें हैं, तो वो आई डोंट लाइक टू शेयर ऑल दीज विद यू अनलेस यू आर सिलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। ठीक हो गया सर, ठीक। जी ठीक है ना बेटा? जी वो बात क्वेश्चन वो बच्चों की जानब से आते हैं, तो फिर मुझे भी जो है ना उसको जब डिप्लोमेटिक जो है ना आंसर देना पड़ता है, लिहाजा जो है ना वो आप क्वेश्चन करने से पहले जरा सोच लें कि डिप्लोमेटिक जवाब तो नहीं मिलेगा मुझे। जी बेटा, क्लियर होगी बात? अब देखें यहाँ पे जब ऑर्डर करता है तो रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किस चीज का करना है, उसमें चार चीजें हैं, याद रखें। सबसे पहली बात यह है कि ओवर ड्यू डेट। क्या चीज? ओवर ड्यू डेट, वो कर्जा विच शुड बी पेड बट हैव नॉट बीन पेड, ओवर ड्यू डेट जिसे कहा जाता है। सर ये रिपीट करते हैं, कौन सा कर्जा? बेटा ओवर ड्यू डेट, ओवर ड्यू डेट। सर ये ओवर ड्यूटेंट की स्पेलिंग रिपीट करते हैं, ड्यूटेंट जो आप वर्ड बोल रहे हैं। डेट, DEBT, डेट बेटा, DEBT, डेबर से डेट आया है, समझ आ गई है? ओवर ड्यू डेट जी ओके पहली सर। बात ये है ग्राहक जी। सेकंड, ये सेकंड जो दूसरी चीज रजिस्ट्रार चेक करेगा वो क्या है? वो बेटा है कि वेरिफिकेशन ऑफ कैश, कि सोसाइटी के पास कितना कैश है। तीसरा क्या है? तीसरी चीज वो चेक करेगा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के एसेट्स क्या हैं और उनकी लाइबिलिटी क्या है। सोसाइटी के पास गाड़ियां कितनी हैं, जायदाद कितनी है, ठीक है, सोसाइटी ने क्या क्या पे करना है। ये तीन चीजें लाजमी चेक की जाएंगी। तीन चीजें ऑडिट में चेक करते हैं। नंबर एक, ओवर ड्यू डेट। ओवर ड्यू डेट को मैं जरा एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये एक ऐसा कर्जा होता है जो सोसाइटी, ये बेटा हाउसिंग से रिलेटेड नहीं है इसका ताल्लुक, ये हमारी एग्रीकल्चरल की सोसाइटी के साथ इसका ताल्लुक है, कि वो पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक से जो ना लोन लेती हैं, लेकिन लोन जो है ना आगे सही इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर जो लोन है वो डिफॉल्ट हो जाता है। तो फिर उसका जो है ना पूछा जाता है कि लोन कैसे डिफॉल्ट हुआ, क्या वजह बनी कि लोन जो है ना वो रीपे नहीं हो सका बैक टू द बैंक। इसको ऐसे जो लोन होता है उसको हम ओवर ड्यू डेट का नाम देते हैं, ओवर ड्यू डेट। सेकंड, वेरिफिकेशन ऑफ कैश, कैश कितना है उसके पास, सोसाइटी के पास क्या कैश इन हैंड उसके अकाउंट में मौजूद है। नंबर तीन,
वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हैं, इन तीनों की वैल्यूएशन। ठीक होगी बात। ये तीन चीजें हैं जो ऑडिट में चेक करना होती हैं। अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि जिन बंदों ने ये चेक करना है, रजिस्ट्रार ने या ऑडिटर ने या कमेटी ऑफ ऑडिटर ने, देखें अगर आपने कोई चीज यहां से जाके चेक करनी है तो आपके पास कोई ना कोई इख्तियारात तो होने चाहिए ना। अगर आप जाके कहें जी कि मुझे अपनी जो है ना वो कैश चेक कराओ, वो कह रहे हैं तुम क्यों कैश चेक करना चाहते हो भाई, बताओ तुम्हें किसने पॉइंट किया है। तो सेक्शन 22 में ही इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि रजिस्ट्रार या कोई भी दूसरा शख्स जो ऑर्डर करने के लिए आया है उसको फ्री एक्सेस होगी सोसाइटी की किताबों पर, सोसाइटी के अकाउंट्स पर, सोसाइटी के वोचर्स पर, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि वाकई सोसाइटी का जो कैश है वो इतना है, सोसाइटी के एसेट्स ये हैं, सोसाइटी ने जो ओवरड्यू डेट है ना वो इतना है। उसको इनकार नहीं किया जा सकेगा, उसको इनकार करना जुर्म होगा, याद रखें। ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो जराइम का चैप्टर आएगा ना सेक्शन 61, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ये बात आप याद रखें कि ऑडिटर को एक्सेस होगी किस चीज के लिए, कि वो सोसाइटी की बुक्स को, सोसाइटी के कैश को, सोसाइटी की सिक्योरिटीज को, तमाम चीजें, उसके वॉचर्स को, तमाम को जो है ना वो देख सके, ऑडिटर बीइंग एन ऑडिटर। अगली बात, इस लिहाज में जितने भी सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और सोसाइटी के मुलाजमीन हैं जो फीसद वगैरह सोसाइटी ने भर्ती किए होते हैं अकाउंट को मैनेज करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ जो है ना समन भी जारी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समन भी उनके खिलाफ जो है ना वो जारी किया जा सकता है। याद रखें बेटा, समझ आ गई है बात की? सर क्या बोला समन भी, और इसका क्या मतलब सर? समन थ्रू, तो देखिए एक्टिंग एज ए सिविल कोर्ट के इख्तियारात भी मिल जाते हैं, उनको समन जारी कर सकते हैं कि आप जो है ये क्यों नहीं दे रहे हमें, क्यों ना आपके खिलाफ जो है ना वो सीपीसी की कार्रवाई की जा सके। समझ आ गई है? यस सर, आगे। जी, ये है बेटा सेक्शन 22। अब इसके बाद देखिए सेक्शन 22A है। जो सेक्शन 22A है ये बेटा जो है ना वो है अबाउट द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 50A। देखें ये बेटा किसी की जो है ना वो डिस्टॉर्शन हो रही है, किसी की जो है ना वो स्पीकर ऑन है। ये जो अभी आपने स्टेटमेंट कही है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन, ये क्या बोला है आपने सेक्शन का नेम? 50A सेक्शन 50A 50A, वो सेक्शन 50 से आगे आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें है क्या। इसमें बेटा ये बात है कि अगर आपने एक ऑर्डर किया है और ऑडिटर को इस बात का पता चलता है ये डिस्टॉर्शन मुझे आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, समवन माइक इज ओपन। सर ये मोहम्मद सरफराज है कोई जिसका माइक कंटिन्यूअसली ओपन है। ये से कहेंगे बंद करें अपना जो है ना वो माइक बंद करें। लास्ट लेक्चर में भी इसका ही प्रॉब्लम हो रहा था। मोहम्मद सरफराज साहब प्लीज क्लोज योर माइक। जी बेटा, सेक्शन 22A ये पावर ऑफ रजिस्ट्रार है कि रजिस्ट्रार जो है ना वो सेक्शन 50A की पावर इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। कैसे बताता हूं मैं आपको। बेटा जब रजिस्ट्रार ने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसने दौरान ऑडिट अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी होती है। इसको हम बेसिकली कहते हैं कि सेक्शन 22A की ये रिपोर्ट है। तो ये सरफराज साहब को हेल्प करें जी कि हाउ टू क्लोज द माइक।
मैं जरा देखता हूँ इनका जो है ना, इसका माइक, मैं कोशिश करता हूँ इनका माइक को बंद करने की। ये मेरे पास तो जो है ना वो ओपन ही नजर, इनका माइक जो है ना बंद ही नजर आ रहा है तमाम का। सर आपके पास ऑप्शन है, आप जब पार्टिसिपेंट चैट में जाएंगे तो वहां पे आ जाएगा म्यूट ऑल, आप सबको म्यूट कर। सर आप मैं सबको म्यूट देखता नहीं हूँ। करें ना, फिर इस तरह से क्वेश्चन भी करना होता है। इनको कहें कि म्यूट के ऊपर क्लिक करें तो अनम्यूट हो जाएगा, इतनी सी बात है। मैं जो है ना बेटा आपको म्यूट कर ही नहीं रहा, तो जो मेरे साथ को होस्ट सर है वो मियां लीव शफीक कर गए, साहब। आई थिंक लीव कर गए। अच्छा, ये सरफराज लीव लीव कर गए। अगर आप किसी को कहेंगे जी हो गया तो सर। सर लीव कर गए। जी जी ओके। अच्छा जी, सेक्शन है 22A। बेटा इसमें एडिटर्स को पावर्स होती हैं कि एडिटर जो है ना एक रिपोर्ट प्रिपेयर करे, उस रिपोर्ट में ये मेंशन करे कि मुझे एडिटर अपॉइंट किया गया था, मैंने दौरान ऑडिट फलां फलां जो है ना वो डिस्क्रिपेंसीज नोट की हैं, यानी कि मुझे नजर आया है कि सोसाइटी के अकाउंट में बदनवानियां हुई हैं, लिहाजा रजिस्ट्रार साहब को मैं ये रिपोर्ट पेश करता हूं ताकि रजिस्ट्रार साहब इसके खिलाफ सेक्शन 50A की कार्रवाई करें। समझ आ गई ये बात की कि सेक्शन 22A क्या है? जी सर क्लियर ये जो होगा पावर बेटा? एक्सरसाइज करनी है वो 50A है। सर बेटा ये क्वेश्चन है कि 50A। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी बेटा आ रही है आवाज। जी जी सर मैंने ये पूछना 50A है या 58 है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। 50A 50A एक्सरसाइज द पावर ऑफ 50। 50A 50A कह रहा हूँ बेटा 50A। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक अभी यू। बेटा आप जाने दो, 50 से आगे आएगा तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? सर जो कमेटी बनती है, ठीक है एडिटर सर। होते हैं सर, उनको कोई लिमिट भी दी जाती है कि इतना ऑडिट करना है आप लोगों ने, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या उनका अखराजात है क्या सर, ये कैसे वो फाइंड करते हैं? हाँ, तो मैंने आपको ये बात पहले से बताई है कि 3 चीजें चेक करनी होती हैं दौरान ऑडिट। ये पिछले साल की होती हैं। देखिए जो हमारा माली साल है, हर अदारे में माली साल यही है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ठीक है? तो पिछले सब प्रीसीडिंग जो ईयर है, प्रोसीडिंग नहीं प्रीसीडिंग, जो प्रीसीडिंग ईयर है उस ईयर का जो है ना वो ऑडिट किया जाता है। उसमें जो ऑडिटर्स होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप चेक करें कि फलां फलां माली साल में इन्होंने क्या चीजें खरीदी थी, इनके पास जो है ना पैसे कहाँ से आए थे, क्या इन्होंने कर्जा लिया था या कोई जायदाद बेची थी, इनके पास गाड़ियां कितनी थी और उनमें से कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, वो गाड़ियां जो बेची हैं क्या उनके बदले में कोई चीज ली गई है कि नहीं ली गई। ये तमाम बातें ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है। अगर वो देखता है कि जनाब मुझे तो जो है ना नजर आ रहा है कि सोसाइटी ने जो है ना इसमें ऐसे कोई बदनवानी की है, तो फिर ऑडिटर जो है ना वो सेक्शन 20A की एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में जिस अथॉरिटी ने इसको ऑडिटर मुकर्रर किया है वो उसके पास रिक्वेस्ट करता है कि जनाब आप रजिस्ट्रार हैं, आप रजिस्ट्रार होते हुए ऐसी सोसाइटी के खिलाफ जो है ना वो 50A की कार्रवाई अमल में लाए। ठीक होगी बात? यस सर। जी बेटा क्लियर है सेक्शन 22B 22A? जी सर क्लियर। आगे बेटा यस सर सेक्शन क्लियर। जी आगे सेक्शन 22B। ये बेटा जो है ना ये इंटरनल ऑडिट कमेटी, ये पिछले AR के पेपर में पूछा गया था कि जो है ना वो इंटरनल ऑडिट कमेटी कौन से सेक्शन के तहत, इसमें 2 सवाल आए थे, 2 के 3 इसी सेक्शन से। वो सवाल ये था कि इंटरनल ऑडिट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हाट सेक्शन, कि वो कौन से सेक्शन के तहत जो है ना वो बनाई जाती है। तो इसमें जो है ना ये सेक्शन है 22B, ठीक है? दूसरी बात कि इसमें जो दूसरा सवाल बन सकता है वो ये है कि इंटरनल ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए? कम अज कम मेंबर जो है ना वो 3 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 मेंबर होने चाहिए बेटा इसमें इंटरनल ऑडिट कमेटी में। तीसरी बात ये है कि ये जो इंटरनल ऑडिट है इसकी रिपोर्ट
जिस कमेटी ने प्रिपेयर की है उसने इसकी रिपोर्ट 1 माह के अंदर अंदर जो है ना रजिस्ट्रार साहब को लाजमी कम्युनिकेट करनी है। आई हैव मेंशन्ड 3 थिंग्स इन सेक्शन 22B। सेक्शन 22B इज अबाउट इंटरनल ऑडिट कमेटी। देखें ये क्या है, पहले ये समझ इंटरनल एक्सटर्नल क्या है। मैंने आपको सेक्शन 22 बताया, उसमें मैंने बताया कि रजिस्ट्रार जो है ना सोसाइटी का ऑडिट करेगा। बेटा अगर आप रजिस्ट्रार सेलेक्ट होते हैं तो उस एंटिटी के लिए, उस सोसाइटी के लिए आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। लेकिन एक सेक्शन शामिल किया गया था 2006 में, अमेंड किया गया था इसको, इसमें ये सेक्शन शामिल किया गया था सेक्शन 22B। इसमें ये बात कही गई थी कि सोसाइटी वाले जो हैं, जो सोसाइटी की इंतजामिया है, वो पहले अपना ऑडिट खुद करवाए, यानी वो अपने मेंबरान से करवाए, अपने मेंबरान की जो है ना वो एक कमेटी बनाए। वो जो कमेटी है कम अज कम 3 मेंबरान पर मुश्तमिल हो, ठीक है। जब वो 3 मेंबरान पर बेटा वो कमेटी मुश्तमिल होगी, कम अज कम 3 मेंबर, ज्यादा तादाद कोई नहीं है, याद रखें, कम अज कम 3 मेंबर है, ज्यादा तादाद से मेंशन नहीं की गई 22B में बेटा। तो कहा गया है कि 22B में कम अज कम 3 मेंबर हों, वो 3 मेंबर सोसाइटी के ही मेंबर होंगे, वो खुद ऑडिट करें सोसाइटी का। ऑडिट करने के बाद फिर वो जो है ना वो एक रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार साहब को भेजें। अब एक कमेटी तो रजिस्ट्रार ने बनाई है, जो एक्सटर्नल कमेटी है, एक उसकी रिपोर्ट आएगी, एक इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो फिर रजिस्ट्रार साहब जो है ना वो कार्रवाई करेंगे सेक्शन 50A की, अगर बनती हुई। समझ आ गई ये बात बेटा? सेक्शन 22, आई थिंक 22B शुड बी क्लियर नाउ। यस सर क्लियर। सर एक क्वेश्चन है कि वो आपने बताया था कि कम से कम कितने टाइम में, विद इन कितने टाइम में सबमिट करानी होती है रिपोर्ट? बेटा जब रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए 1 मंथ। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये बेटा बड़े अदारों के लिए है, तमाम के लिए नहीं, सिर्फ 2 सोसाइटियों के लिए, याद रखें। सॉरी ये मैंने आपको बताया नहीं, ये क्योंकि ये पूछा जा सकता है उसमें कि इंटरनल ऑडिट किसके लिए जरूरी है। ये 2 किस्म की सोसाइटियों के, तमाम सोसाइटियों के लिए नहीं है, सिर्फ 2 किस्म की सोसाइटियों के लिए है, हाउसिंग सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर सोसाइटी। जी ये बात ठीक है आपकी, एक्सटर्नल ऑडिट बाद में ही होगा बेटा। समझ आ गई बात की? 2 सोसाइटियों का इंटरनल ऑडिट किया जा सकता है और करना उन्हीं के मेंबरान ने होता है। वो 2 सोसाइटियां कौन कौन सी हैं? हाउसिंग सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर सोसाइटी। सर अगर सोसाइटी के मेंबर जो अपना ऑडिट करते हैं उनका अगर सर डिफरेंस आ जाए एक्सटर्नल के साथ, फिर सर होती होगी कार्रवाई? फिर जो है ना वो आगे सेक्शन 43 की जो है ना इंक्वायरी भी आ सकती है जनाब। ठीक है, आप जो है ना वो थोड़ा सा आगे सेक्शन 43 की इंक्वायरी, सेक्शन 44 का इंस्पेक्शन, ये तमाम बातें अभी ऐसी हैं। ऐसे तो सोसाइटी को बंद नहीं कर देना ना, ऐसे किसी के खिलाफ जो है ना एक्शन नहीं लेना, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस है उसके जो तमाम तकाजे हैं वो भी पूरे करने होते हैं। ये वो कानून है कि नो वन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी को सुने जाने के बगैर सजा नहीं दी जानी चाहिए। दिस इज द जनरल लॉ, दिस इज द जनरल मैक्सिमम ऑफ द लॉ, ठीक है। एंड दिस शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। क्लियर होगी बात बेटा? यस सर। सेक्शन 22B क्लियर है? यस सर। यस अच्छा बेटा मुझे एक सवाल का जवाब दें। सर एक क्वेश्चन है वो ये कि इस एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट जो है वो एट अ टाइम होंगे, या फिर अगर इंटरनल ऑडिट होता है उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट होगा? बेटा प्रैक्टिस यही है कि पहले इंटरनल ऑडिट हो फिर एक्सटर्नल ऑडिट। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अब एक मुझे जरा जवाब दीजिए, आप पार्टिसिपेंट में थे। मैंने अभी ये बताया कि इंटरनल ऑडिट सिर्फ 2 किस्म की सोसाइटियों का होता है, एक हाउसिंग और दूसरी प्रोड्यूसर सोसाइटी। सवाल यहाँ पे ये है कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए बेटा? सर ऑडिट के लिए सर
आपने बोला सर इंटरनल 50 ऑडिट और कमेटी 100 के लिए 3 मेंबर होंगे। सर ऑडिट के लिए सोसाइटी के दोनों मेंबर पूछ रहे हैं। मेंबर होंगे। 3 मेंबर मैंने आपने ऑडिट के मेंबर नहीं पूछा, मैंने पूछा कम और कम सर मेंबर 50 और 100 100 50 एंड 100 एक की 50 और दूसरे की 100। जी। और अब auditor देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन ये है बेटा कि बताइए जो है ना कि ये जो तादाद है ये कौन से सेक्शन में मेंशन की गई है? सेक्शन 7 देख लें आप, ठीक कह रही हैं? जी सर। सर 7 ही है। हाँ, सेक्शन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी चलेंगे जी बेटा, समझ आ गई बात की। यस जब ये सर। तकाज़े देखिए, जब सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब सोसाइटी को कुछ हक हासिल हो जाते हैं, कुछ सोसाइटी को प्रिविलेजेस हासिल हो जाते हैं। वो प्रिविलेजेस क्या हैं? वो सेक्शन 23 है, अगला सेक्शन। ये नया चैप्टर शुरू हो गया यहाँ पे आपका, चैप्टर 5। कुल 10 सर चैप्टर है, चैप्टर 5 में हम आ गए हैं। सर तीनों सर एक रिक्वेस्ट है कि अब हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं, तो सर कल आप हमारा टेस्ट ले लें 3 चैप्टर्स का, ताकि हमारे लिए प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। या फिर ज्यादा सर इकट्ठा हो जाए तो फिर प्रिपेयर नहीं होता इतना ज्यादा। सर सोमल ने बहुत अच्छी सजेशन दी है। बात तो बिल्कुल जो है ना थैंक यू वो मिसबा। वो बिल्कुल हिस्ट्री ठीक है वगैरह बेटा। की सर। चलें बेटा, इस तरह करते हैं जो ना, ये मेरी बात सुनी, ये ना मैंने आज इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो सेक्शन 30 तक लेके जाना है, ठीक है? तो सेक्शन 30 जो है ना बेटा, सेक्शन 30 तक जो है ना वो फिर मैं आपका जो है ना कल का टेस्ट रख लेता हूँ, ठीक है? जी सर सर ठीक अभी है। काफी ज्यादा जी slow सर, चलता ठीक है। है। ठीक है सर, बेस्ट है। सर ठीक है। ओके हो गया तो सर, बेटा बिल्कुल ठीक। 30 तक सही है ना जी? तमाम ऑल आर एग्रीड? यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। यस सर। चलें, ये जो है ना वो अब बेटा 3-4 या ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट ऑल शुड पार्टिसिपेट, ऑल शुड हैव देयर कंसेंट टू हैव ए टेस्ट। नहीं सर, शायद बाकी भी करते होंगे, लेकिन वो माइक की वजह से ना आवाज नहीं आती। एक टाइम में कभी कभी 2 माइक ऑन हो जाते हैं, आवाज आगे जाती है। चलें सर कल सिर्फ आपका लेक्चर है ना, तो हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं और हम क्लास भी प्रॉपर लेंगे साथ में, तो जब आपको इजी लगेगा टेस्ट। ठीक है बेटा। बेटा सेक्शन 23 बेटा याद रखें, सेक्शन 23 क्या है? सोसाइटीज जो होती हैं जब वो ड्यूली रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो सोसाइटीज बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि अंडर व्हाट सेक्शन सोसाइटीज आर डिक्लेयर्ड टू बी ए बॉडी कॉर्पोरेट? ये सेक्शन 23। क्लियर होगी बात? ये सेक्शन 23 इज दैट रिपीट कर दें प्लीज सर, रिपीट। जी बेटा मैं कर रहा हूँ रिपीट। सेक्शन 23 इज व्हेन द सोसाइटी इज ड्यूली रजिस्टर्ड and obtain its certificate under section 11 from the registrar. Now the society is recognized as a body corporate under section 23. अब जो सोसाइटी है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। आप में से बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लीगल नॉलेज भी होगा, है कि नहीं है? कोई है यहाँ पे LLB वाले? नहीं सर, वैसे सब्जेक्ट पढ़ा था सर। हम तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं सर। कोऑपरेटिव लॉ की मैंने एक कोऑपरेटिव लॉ की बुक पढ़ी है। अच्छा, सर हमने कंपनीज के एक्ट पढ़े थे। जी जी। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप जो है ना वो डिफरेंट आपका जो है ना वो बैकग्राउंड है क्वालिफिकेशन का, ऐसे ही है ना? कुछ आप में से जो है ना वो नेचुरल साइंसेज के होंगे, कुछ सोशल साइंसेज के होंगे, इक्का दुक्का जो है ना लॉ वाले भी होंगे, ऐसे ही है? सर मैं तो फाइनेंस की, सर मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की। साइंस स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। सर बायो साइंस। चलिए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा बेटा जो है ना वो मास्टर है इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा मास्टर है बेटा इकोनॉमिक्स में, और मेरी ग्रेजुएशन है लॉज में, LLB है मेरा, ठीक है? इसलिए जो थोड़ा सा वो मैं आपको जो है थोड़ा सा। किस यूनिवर्सिटी से? क्या कहा बेटा आपने? सुना नहीं जरा मैंने, प्लीज। सर किस यूनिवर्सिटी से किया आपने, लाहौर से या किसी कहीं और से? मैं बेटा बेसिकली फैसलाबाद का रही हूँ,
ठीक है, मैंने जो एमए इंग्लिश जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटा किया था 2000 में, ठीक है। 2001 में आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लॉज, LLB की डिग्री मैंने 2001 में ली थी। फिर उसके बाद 2005 में आई ऑब्टेन्ड मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। लेकिन जो है ना वो मास्टर जो है, ये जो मास्टर है इकोनॉमिक्स में, ये मैंने जो है ना बेटा वो किया था प्राइवेट। नाउ सर सर आपकी जॉब क्या है सर? मैं बेटा सर्कल रजिस्ट्रार हूँ ग्रेड 18 में, सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद में। वाह सर, सर मैं भी फैसलाबाद से हूँ और मैंने माशाल्लाह भी सर। इंग्लिश लिटरेचर में किया है सर। अगर आप जो है ना वो बेटा जो आप में से जो सिलेक्ट होके हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग के लिए जो है ना वो इंशाल्लाह फिर ट्रेनिंग के दौरान जो है ना आपसे जो है ना वो फेस टू फेस जो है ना वो इंटरेक्शन होगा। सर कितने वाह, साल अल्लाह हो करे गए सर? जो दुआ है इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तमाम ही सिलेक्ट हो जाए, लेकिन सीटें 17 है ना, करें क्या। जी बेटा सेक्शन 23 पर चल गया कि सेक्शन 23 इज अबाउट व्हेन द सोसाइटी इज ड्यूली रजिस्टर्ड, सोसाइटी इज डिक्लेयर्ड टू बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट होने का फायदा क्या है, ये बात याद रखेंगे। जब कोई इदारा, देखिए दो तरह के पर्सन होते हैं, एक है नेचुरल पर्सन, दूसरा है लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे मर्द औरत वगैरह ये तमाम नेचुरल पर्सन। लीगल पर्सन अदारे जितने भी हैं, रेलवे, वापडा, ये तमाम के जो अदारे हैं ये लीगल पर्सन कहलाते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ दावा होता भी है और ये खुद दावा करते भी हैं अदालतों में। इनकी एक अपनी मोहर होती है, ये खुद एग्रीमेंट कर सकते हैं। समझ आ गई बात की, ये है फायदा बॉडी कॉर्पोरेट होने का। सोसाइटी को कहा गया है कि सोसाइटी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 23। जब सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है ना तो बेटा, तो फिर बीइंग ए बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट with any other body, with any other person, keeping in view the provisions of the law of contract। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस जो है ना उसको अपने जहन में रखते हुए तो जो सोसाइटी है बेटा वो किसी मुआहदे में शामिल हो सकती है। क्लियर होगी बात, ये है बॉडी 23 जो है ना सेक्शन, उसका फायदा कि बॉडी कॉर्पोरेट होने का फायदा। अब है बेटा सेक्शन 24। एक्सक्यूज मी सर, सर जो एक नेचुरल पर्सन है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेल और फीमेल ये हैं नेचुरल पर्सन्स, सर ये भी तो किसी मुआहदे में किसी एग्रीमेंट में शामिल हो ही सकते हैं, तो मेन डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? नेचुरल पर्सन में और लीगल पर्सन में? जी 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 बेटा, लीगल पर्सन की जो है अलग से एंटिटी डेवलप हो जाती है। देखिए ना ओके आप, सर। मैंने मिसाल के तौर पर वापडा ने मुझे जो बिल ज्यादा भेज दिया, अब मैंने वापडा के खिलाफ दावा दायर करना है, ठीक है, तो मैंने वापडा के खिलाफ दायर करना है तो वापडा का दायरा बताते खुद भी के दायरा तो नहीं आएगा ना। ठीक तो ठीक उसमें कोई डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, वो अदारे के बिहाफ के ऊपर जो है ना वो अदारे की जानिब से अदारे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मौदा जी दावा मैंने वापडा के खिलाफ, वापडा एज ए लीगल एंटिटी किया है। जी तो ठीक है। अब समझ आ गई बात की, ये जो जितने भी जी जी इदारे होते जी हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाए अंडर एनी लॉ तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। अब बॉडी कॉर्पोरेट होने का ये फायदा होता है, अब देखें ना वापडा ने कोई डैम बनाना है, वापडा ने जमीन खरीदनी है, अब डैम बनाना है तो वापडा ने इर्द गिर्द के लोगों की जमीन वापडा ने खरीदनी है। वो जमीन की जो मलकियत है वो वापडा के नाम होनी है, ना कि किसी पर्सन के नाम, चाहे जी वो सर। चेयरमैन क्यों ना हो। चेयरमैन जी वापडा सर। जो है ना जमीन नहीं खरीद सकता, जमीन तो खरीदनी वापडा के नाम पे। जी जी समझ आया, ये है बॉडी जी सर। कॉर्पोरेट होने की। जी क्लियर? जी बेटा जी जी आगे है 4, ये है प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी। इसको आप सिर्फ समझ लें, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है बेटा, सिर्फ आपने ये याद ही रखना है और कोई बात नहीं। ये 2-3 सेक्शन छोटे हैं जो आपने सिर्फ याद ही रखने हैं कि ये है क्या। जहां पे मैं बताऊंगा ना आपको कि यहाँ पे जो ना वो आपका एमसीक्यू बनेगा, उसको आपने सिर्फ जरा ज्यादा नोट करना है। सेक्शन 24 में ये बात है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एग्री सोसाइटीज होती हैं, बताया था ना आपको। एग्री सोसाइटीज को क्या कहते हैं उर्फे आम में?
आप बता सकते हैं एग्री सोसाइटीज का नाम क्या है? सर रिसोर्स सोसाइटी। रिसोर्स सोसाइटीज। Yes, sir, credit societies. जी, रिसोर्स सोसाइटी या क्रेडिट सोसाइटी एक ही बात है बेटा। रिसोर्स सोसाइटीज जो है ना, उसमें देखिए रिसोर्स सोसाइटी का ये काम होता है कि उन्होंने कर्जा लेना होता है बैंक से, उनकी मैनेजिंग कमेटी ने, आगे उन्होंने डिसबर्स करना होता है अमंगस्ट इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स में। ठीक होगी बात? अब मैं जी सर। बताने लगा सेक्शन है क्या, मैं नाम इसका बाद में बताऊंगा, पहले वो सेक्शन समझा रहा हूँ। सेक्शन 24 समझ लें पहले। अब उन्होंने जो है ना वो कर्जा ले लिया, कर्जा उन्होंने तकसीम कर दिया अपने मेंबर्स में। अब उनके जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स ने फर्ज करें, एक मेंबर है, उस मेंबर ने जो कर्जा है ना वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक से भी लिया है या हबीब बैंक से भी लिया है। ठीक होगी बात? इसी तरह वो जो शख्स है वो सोसाइटी का मेंबर भी है, उसने सोसाइटी से भी कर्जा लिया है। ठीक है, समझ आ रही है ना? यस सर। नहीं सर मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, दोबारा मैं बताने लगा हूं बेटा। बात ये है कि जो हमारी, मैं ये इसको टिपिकली आप समझें रिसोर्स सोसाइटी के रेफरेंस के लिहाज से, एग्रीकल्चर सोसाइटी के रेफरेंस के लिहाज से, कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स वो बेसिकली इसलिए मेंबर बनते हैं ताकि उनको पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक से आसानी के साथ कर्जा मिल सके। और कर्जा जो है ना वो मैनेजिंग कमेटी को मिलता है, एक बंदे को नहीं मिलता, मैनेजिंग कमेटी को मिलता है। अब जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस कर्जे को आगे मेंबरान में डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक होगी बात? अब वो उस कर्जे को मेंबरान में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन वो जो दूसरे मेंबर होते हैं उन्होंने कर्जा, इसके अलावा उन्होंने कर्जा जो है ना मुस्लिम कमर्शियल बैंक से भी ले लेते हैं, वो हबीब बैंक से भी ले लेते हैं। देखिए ना, अकेला कोऑपरेटिव बैंक तो नहीं है ना, और भी रिपीट दोबारा कर दूंगा बेटा, जो ना वो उन्होंने किसी और बैंक से भी कर्जा ले लिया। अब उन्होंने कर्जा लिया हुआ कोऑपरेटिव से भी, दो कर्जे लिए उन्होंने, कोऑपरेटिव से भी लिया और उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक से भी लिया। ठीक होगी बात? अब उन्हें कर्जा पे करना है, रीपे करना है, तो किसको वो पहले रीपे करेंगे? अब आप ये क्वेश्चन ना कर देना कि सर जिससे पहले कर्जा लिया होगा उसको वापस करेंगे। वो सबसे पहले जो कर्जा है वो रीपे करेंगे कोऑपरेटिव बैंक को, याद रखें। दिस इज व्हाट मेंशन्ड इन सेक्शन 24। सेक्शन 24 में यही बात की गई है कि सोसाइटी के कर्जे का प्रायर क्लेम है तमाम दूसरे इदारों से। ओके सर। कि नहीं समझ आई? यस अभी सर। नहीं, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करने लगा हूं, जरा बी केयरफुल, सुन लीजिए। मैं बताया कि इसका ताल्लुक जो है ना बेसिकली वो बेटा है एग्रीकल्चरल किस्म की सोसाइटी से। ठीक है, अब ये जो सोसाइटीज हैं, ये इनका मकसद ये होता है कि ये अपने ये पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा लें, जो मैनेजिंग कमेटी होती है। आगे देखिए सोसाइटी बनाई जाती है लोगों की कलेक्टिव वेलफेयर के लिए, आगे वो जो है ना अपने मेंबरान में कर्जा तकसीम करते हैं। अब एक मेंबर है, उसने बेचारे ने जो ना कर्जा किसी और बैंक से भी वो ले लेता है। अब बैंक वाले भी कहते हैं कि जी हम, बी बैंक कहता है मेरा कर्जा वापस करो, कोऑपरेटिव बैंक कहता है मेरा कर्जा वापस करो। तो सबसे पहले किसका कर्जा वापस किया जाएगा? ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है ना, ये स्पेशल लॉ है। जब दो किस्म के कानून आ जाएं, एक जनरल लॉ हो, दूसरा स्पेशल लॉ हो, तो स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रीवेल, स्पेशल लॉ हमेशा प्रीवेल करता है। तो सबसे पहले बेटा जो कर्जा वापस किया जाएगा वो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा वापस किया जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 24। सेक्शन 24 की जो वर्डिंग है, जो हेडिंग है, वो मैं पढ़ने लगा हूं अभी। वो हेडिंग ये है कि प्रायर क्लेम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का प्रायर क्लेम, यानी सोसाइटी का जो है ना वो क्लेम पहला है, उसको फोकियत है किसी दूसरे अदारे के कर्जे के ऊपर। मास वाई, अब एक मास वाई वाली मैं बात करने लगा हूं, उस बात को जरा समझ लें। वो ये है कि जो जिम्मेदार होते हैं उन्होंने बेटा एक लैंड रेवेन्यू के तहत मामला भी गवर्नमेंट को देना होता है, जिसको लैंड रेवेन्यू हम कहते हैं। तो जो लैंड रेवेन्यू होता है वो सबसे पहले गवर्नमेंट का हक है, वो पहले पे करना है। उसके बाद जो कर्जे हैं उसमें दूसरा नंबर जो है ना वो कोऑपरेटिव के इदारों का है।
समझ आ गई है बात की? क्लियर? मुश्किल तो नहीं है? इज देयर एनी एम्बिगुइटी? एक्सक्यूज मी सर। जी जी ये Clear, लास्ट sir. और सर ये जो सर मार्क्स मेरा आया सर मेरा एक जी क्वेश्चन था सर पहले से। जनाब। सर ये सर एग्रीकल्चर सोसाइटी सर हमारे यहाँ नजर नहीं आती सर कहीं पे। हाँ, ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया है, लेकिन जो है ना वो आप जब फील्ड में आएंगे तो फिर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे आपस की बात मुझे नजर तो मुझे भी अभी तक नहीं आई। चले छोड़े यार इस बात को ना, मैंने को बताया था आप डिप्लोमेटिक आंसर भी मुझसे लेंगे। मैं ना लास्ट टाइम सर जो जिम्मेदार हजरात कर्जा वगैरह लेते हैं वो बैंक जी, जी। अक्सर वो जमीन कुर्क कर देते हैं, उसका क्या मतलब है? जब देखें आपने पे नहीं करना तो फिर जमीन कुर्की होनी है ना, ठीक है ना? देखें ना, आपने एक चार्ज वगैरह किया है, आपने जो कर्जा लिया है उसके लिए आपने कोई ना कोई चीज प्लेज कराई है गवर्नमेंट के पास, मॉर्टगेज करवाई, ठीक है? आपने मॉर्टगेज जब करवाई है तो फिर आपकी वो चीज जो है ना वो तो जब्त हो जानी है। लेकिन अब देखें, एक बात देखें, अब मैं यही क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेरी रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। फर्ज करें अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट ये क्वेश्चन करता कि सर वो अगर जमीन हबीब बैंक के पास भी प्लेज है और वो जमीन जो है ना वो ऑलरेडी प्लेज है कोऑपरेटिव बैंक के पास भी, ऐसा हो जाता है एक जमीन दो जगह प्लेज होती है और होती है, नो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई कानूनी इशू कम नहीं है इसमें। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर दोनों अदारे क्लेम करते हैं कि जनाब ये जमीन हमारे पास भी मॉर्टगेज है, कोऑपरेटिव कहते हैं कि हमारे पास भी मॉर्टगेज है, तो अदालत कहेगी कि इस जमीन को बेच दें। बेचने के बाद जो सबसे पहला हक है वो कोऑपरेटिव के अदारों का है और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो आपका हक है दूसरे बैंक का। समझ आ गई ये बात आपको जनाब? क्लियर हुई बात यस कि नहीं सर, हुई? थैंक यू सर। चलें चलें, ठीक होगा। आगे बेटा सेक्शन है 25। वो ये बात है बेटा कि अगर कोई बंदा सोसाइटी का मेंबर है, अब वो अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप खत्म करना चाहता है, ठीक है? तो वो कहता है कि जनाब मैंने, सोसाइटी वाले कहते हैं कि जनाब ये मेंबरशिप तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक जो है ना इसने हमसे लोन लिया था ये उसने पे ही नहीं किया। अब वो पता क्या कहता है? वो कहता है कि जनाब मैं अपनी मेंबरशिप खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ये सोसाइटी के पास शेयर खरीदे हुए हैं, सोसाइटी के शेयर मैंने खरीदे हुए हैं, लिहाजा मेरे जो पैसे हैं वो सोसाइटी के पास हैं। अब सोसाइटी जो है ना वो ये कर ले कि मेरे उन पैसों को सेटल कर ले, यानी कि सेट ऑफ कर ले, यानी कि जितने मैंने लेने हैं वो, अगर मैंने ज्यादा लेने हैं तो ये अपने अपने जो है ना कम करके बकाया मुझे दे दें। अगर मैंने कम देने हैं और इन्होंने ज्यादा लेने हैं तो मेरे पैसे जो है ना जो मैंने लेने हैं वो इससे मिनहा कर दें, जो बकाया बचते हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूं। समझ आ गई यानी कि बात की? इक्वल हो जाए जी, जी, यानी कि इक्वल हो जाए दोनों तरफ से या इक्वल हो पेमेंट। जाए या जिससे लिखी है ना वो हो सकती है, वो नो इशू। बात ये है कि सेट ऑफ कहा जाता है इसको। ये सेक्शन है अबाउट सेट ऑफ, किसके बारे में है? सेट ऑफ के बारे में। सेक्शन 25 चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ये हेडिंग है। मैंने आपको इसकी जो है ना स्पिरिट आपको समझा दी है। ये सेक्शन 25 है क्या बेटा? सेक्शन 25 ये है कि सोसाइटी से कोई बंदा अपनी मेंबरशिप को विदड्रॉ करना चाहता है, ठीक है? तो सोसाइटी कहती है कि जनाब तुमने हमसे लोन लिया था, हमारा पहले लोन रीपे करो। वो कहता है ठीक है जी मैंने आपका लोन रीपे करना है, लेकिन वो ये बात भी कहता है कि जनाब मैंने जो है ना वो सोसाइटी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है? तो लिहाजा जो है ना सोसाइटी ने भी जो मुझसे मुझसे जो है ना इस मद में पैसे लिए हुए हैं उसका हिसाब किताब भी करे। तो सोसाइटी को भी इस बात का इख्तियार दिया गया है कि सोसाइटी ऐसे मामले को सेट ऑफ कर ले, यानी कि सेटल कर ले बिटवीन द मेंबर एंड इटसेल्फ, मेंबर और अपने मबैन उसको जो है ना वो सेटल कर ले। क्लियर होगी बात बेटा? इज देयर एनी एम्बिगुइटी? आसान सा सेक्शन है ये कि पैसे जो है ना सेट ऑफ किए जा सकते हैं। ठीक होगी बात? यस सर। अगला सेक्शन बेटा इससे भी ज्यादा इजी है। मुश्किल वाली बात ये नहीं है कि जो बंदा सोसाइटी के शेयर वगैरह खरीदता है, ठीक है, उसका जो शेयर है उसको अदालत कुर्क नहीं कर सकती, याद रखें। शेयर और इंटरेस्ट नॉट लाइएबल टू बी अटैचमेंट, उनको कुर्क नहीं किया जा सकता।
उनको अटैच नहीं किया जा सकता। लॉ में ना 4 लफ्ज हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ। आज चलें कि जो है ना वो बेटा लफ्ज है, एक है अटैचमेंट, ATTACHMENT, अटैचमेंट। लिखना तो लिखने साथ। इसको कहते हैं कुर्क करना, कुर्की। दूसरा लफ्ज है इसी पाया का, उसको हम कहते हैं कॉन्फिसिकेट, कॉन्फिसिकेट, CONFISICATE, कॉन्फिसिकेट। ठीक है। तीसरा लफ्ज है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। पता चल गया? अटैचमेंट, कॉन्फिसिकेट, कंपाउंड, ये लफ्ज 3 है, लॉ के बड़े मशहूर लफ्ज हैं बेटा। जो अटैचमेंट का लफ्ज होता है इसको भी कुर्क कहते हैं, कॉन्फिसिकेट को भी कुर्क कहते हैं, और जो है कंपाउंड उसको भी कुर्क कहते हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि सिविल मैटर में हमेशा कोई चीज अटैच होती है। फर्ज करें किसी ने कर्जा देना है, उसे कर्जा नहीं दिया, उसकी जायदाद अटैच कर ले। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उनमें कॉन्फिसिकेट या कंपाउंड होती है। उसमें यह बात होती है कि फर्ज करें कोई नारकोटिक्स को सप्लाई करता है, अब वो नारकोटिक्स जिस वैन के ऊपर या किसी ट्रांसपोर्ट के मोड के ऊपर वो सप्लाई की जा रही है, अगर पुलिस उसको पकड़ लिया है तो फिर वो जो गाड़ी है वो भी जब्त हो जाएगी। वो कंपाउंड होती है या कॉन्फिसिकेट होती है। पता समझ गए बेटा? क्लियर होगी बात? ये मैंने आपको 3 लफ्ज वैसे बताए हैं, ठीक है, इसका इसके साथ ताल्लुक तो नहीं है। ये अटैचमेंट का लफ्ज आया तो फिर मैंने कि चलें आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। अटैचमेंट समझ आ गई बात की? वो बात ये है कि बेटा कि जो शेयर्स या इंटरेस्ट आपने सोसाइटी में खरीदे हैं उनको कोई अदालत कुर्क नहीं कर सकती, याद रखें। ये पाबंदी है, कोई भी अदालत उसको कुर्क नहीं कर सकती। किसी भी डिग्री के तहत, किसी भी लॉ के तहत वो कुर्क नहीं हो सकते, उनको अटैच नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात है। ये 26 है सर? जी 26। Once again, I am going to clear it. Section 26 is that the shares or interest of the members in the society have been protected from attachment through any order of the court. यानी कि अदालत के किसी कोर्ट के जरिए उनको जो है ना वो अटैच नहीं किया जा सकता, कोर्ट ऑर्डर के जरिए। समझ आ गई है बात की? 26 क्लियर हो गया? यस सर। चलें बेटा, आगे है 27। जब थक जाए ना तो मुझे बता देना, 3 ही रह गए, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। 27 जो है ना, ये भी याद रखें, कोई बंदा मर गया, सोसाइटी का मेंबर है, तो वो जो बंदा है ना वो मर गया। इसमें सिर्फ एक ही बात है जो अपने याद रखनी है कि उसके जो शेयर्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर किसी ऐसे शख्स को जिसको उसने नॉमिनेट मुकर्रर किया गया है उसको जो है ना वो सोसाइटी में नाफिज कानून के मुताबिक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। यही बात हमने सेक्शन 17C में भी नहीं की थी। हाँ 17C में भी यही बात थी, 27 में भी ये बात, 27 में ये बात है कि अगर कोई बंदा मर गया तो 17C में ये बात थी कि वो जो है ना शेयर वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि एक खास मुद्दत ना गुजर जाए। ऐसे ही है ना? जो 27 है ना बेटा, उसमें ये बात है कोई बंदा मर गया, सिर्फ मरने वाले बंदे के बारे में, कोई बंदा मर गया, अब जो बंदा मर गया ना उसकी मेंबरशिप जो है ना वो भी प्रॉब्लम में आ गई है, उसके शेयर्स वगैरह प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर ये किया जाएगा बेटा कि ऐसे जो शख्स है उसके जो शेयर्स हैं उसके एक नॉमिनेटेड मेंबर को जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है? ये बेटा किसी का जो है ना माइक फिर ऑन है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। जी बेटा समझ आइए बात की? जी सर। ठीक है, आसान सी बात है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है कि ऐसे शख्स के जो शेयर हैं वो 1 साल के अंदर अंदर जिसको उसने अपना नॉमिनेट किया हुआ है उसी को ट्रांसफर करते हैं शेयर वगैरह। ठीक है? आगे है बात बेटा सेक्शन 28। सर अगर उसने किसी को नॉमिनेट ना किया हो तो फिर कैसे, फिर क्या होगा? फिर उसके बच्चों को बेटा
तो फिर देखा जाता है कि उसके खानदान में जो है सबसे बड़ा कौन सा है उसके जी वर्षा सर। में, ठीक है, फिर उसको जो है ना वो मेंबर बना लेते हैं। लेकिन अगर जो है ना वो तमाम भाई ये बहनें वो एग्री नहीं है, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप वसालत करें, आप किसी ना किसी को जो है ना नॉमिनेट करें, ठीक है, फिर उनके दरमियान जो है एक एग्रीमेंट करवाया जाता है ताकि उसको जो है ना वो मेंबर बनाया जाए। क्लियर होगी बात बेटा? जी सर, आपने पहले भी बताया था कि इसमें इनहेरिटेंस के लॉज जो हैं वो ही अप्लाई होते हैं यूजुअली। वो तो बेटा अप्लाई होते हैं उसकी प्लाट के लिए, ठीक है ना, प्लाट जो है ना वो तमाम को जायदाद जो है ना वो तकसीम होनी है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक ओके है। ओके। देखिए और जो क्या बात शेयर्स है, बात ये होती है पर बेटा कि बात ये होती है कि तमाम जो उसके वर्षा है ना उसको सोसाइटी का मेंबर भी नहीं बनाया जाता बेटा, ठीक ओके है, ओके। किसी ना किसी एक आधे बंदे को बनाना होता है। लिहाजा जब कोई बंदा जो बनता है मेंबर बनता है ना बेटा, तो उसके जो मेंबरशिप फॉर्म होता है उसमें एक जो ना एक ऐसा कॉलम होता है जिसको हम कॉलम नंबर 17 कहते हैं। उस कॉलम नंबर 17 में उसने इस बात का अंदराज करवाना होता है कि जनाब मेरी मरने पे कौन सा बंदा जो है ना वो नॉमिनेटेड मेंबर होगा। क्लियर? इसी तरह जब कोई यस बंदा सर। अकाउंट बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, आप बैंक में जाकर देखिए, आपने कहना है कि मुझे अकाउंट खोल दें, तो उन्हें आपको अकाउंट फार्म देना है। अकाउंट फार्म में उन्होंने एक लिखा होना है, एक ऐसा कॉलम होना है जिसमें उन्होंने कहना है कि अपन नॉमिनेशन की मुकर्रर करें। समझ आ गई ये बात बेटा? जी सर। चले, ये है सेक्शन 27। अब बेटा है सेक्शन 28, छोटे छोटे सेक्शन है, ये मुश्किल नहीं है कोई भी। सेक्शन 28 जो है ना वो ये है बेटा कि जो पास्ट मेंबर है, पास्ट मेंबर से मुराद है एक ऐसा शख्स है जो सोसाइटी का मेंबर अब नहीं रहा, वो बड़ा नहीं है लेकिन उस सोसाइटी की मेंबरशिप खत्म हो गई है किसी वजह से, जो 17B के जुमरे में आ गया, 17 जो पीछे पड़े ना 17A 17B वगैरह, उसके जुमरे में आके जो ना उसकी मेंबरशिप हमने खत्म कर दी, उसको निकाल दिया गया है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो है ना, अगर उसने कर्जा लिया हुआ है सोसाइटी का, ये तो नहीं सकता वो कर्जा ना पे करे, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी, अगर उसने काम खराब किया है सोसाइटी में तो बेटा उसके खिलाफ जो है ना 2 साल तक, जिस डेट से उसकी मेंबरशिप खत्म, ये है याद रखने वाली बात कि जो पास्ट मेंबर है उसकी लाइबिलिटी कितनी देर तक होती है बेटा, उसकी लाइबिलिटी जो है ना वो मेंबरशिप खत्म होने के 2 साल के अरसे तक उसकी जिम्मेदारी बरकरार रहती है, याद रखें। समझ आ गई ये बात बेटा? आसान सा एमसीक्यू है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि जो पास्ट मेंबर है, शर्त ये है कि पास्ट मेंबर, नॉट अ डेड मेंबर, पास्ट मेंबर, और उस पास्ट मेंबर जो है उसके जो सोसाइटी के साथ उसके डेट्स वगैरह जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर जब उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है तो मेंबरशिप खत्म होने के 2 साल के अरसे तक उसकी जो है ना वो मेंबरशिप जो जिम्मेदारी है वो बरकरार रहेगी सोसाइटी के। अगर उसने पैसे वगैरह देने हैं तो 2 साल तक सोसाइटी अपना क्लेम जो है वो कर सकती मेंबरशिप है। सर खत्म होने की सर कोई एक वजह बता दें, कैसे अगर डेथ नहीं हुई तो? मैंने जो ना वो आपको पीछे बताया भी था कि इफ ही इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है, दूसरी वजह देखें, और ये अगर वो सोसाइटी के मेंबरान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसने सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया है, वो किसी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा है, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने उसने फ्रॉड किया है, सोसाइटी के जो ना अकाउंट्स में घपला किया है, तो ऐसे शख्स को आप मेंबर रखेंगे दोबारा? बताइए जरा, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पुट किया था। नो सर, नो सर। हाँ, तो फिर इसीलिए फिर मेंबरशिप तो करनी पड़ेगी ना। यस सर, करनी पड़ेगी। हाँ, तो अब उसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि आप जनाब 2 साल तक जो है ना वो जिम्मेदार हैं, आपने जो है ना ये तमाम चीजें पे करनी है, अगर आपकी जिम्मेदारी तो आपको पूरी करवानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? ताकि वो ये ना कि हैंड मिल गया कि मैं मेंबरशिप खत्म होगी, मैं फारा हो गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि फ्रॉड करके नस जाए। हाँ, ऐसे ही। अब देखें, आगे देखें, अब जो है ना वो बात आ गई 28 है लाइबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर, अब है लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, अब है सेक्शन 29, ठीक है। सेक्शन जो 29 है ना बेटा, वो ये है कि एक बंदा मर गया, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अब उस बंदे ने भी कर्जा सोसाइटी से लिया हुआ है, अब जो बंदा मर गया, अब वो मरने वाले बंदे से तो हम उससे नहीं ले सकते, लेकिन उसके वर्षा से
और उसकी जायदाद से, ठीक है, उसको 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं। जो पीछे पास्ट मेंबर है उसके टाइम कितना है, 2 साल। क्लियर? जो मर गया उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, 1 साल। ठीक है, कि वो 1 साल के अंदर अंदर उसकी जायदाद और उसके वर्सा रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उसकी की गई जिम्मेदारी को, लाइबिलिटी को ऑन करें और पे करें। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब है लास्ट सेक्शन आज के लेक्चर का, वो है सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज अबाउट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी की आपस में जो है ना वो 6 किस्म की किताबें होना लाजमी है। उनमें से जो एक है वो है सेक्शन 30 के तहत रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। वो मेंबरान का जो रजिस्टर है ये लाजमी होगा हर सूरत में सोसाइटी के दफ्तर में। अगर वो मेंबरान का रजिस्टर नहीं ना है तो वो समझ लें कि सोसाइटी नहीं है। अब उसमें क्या चीज होगा, उसमें यह बात लिखी होगी कि ऐसा जो शख्स है वो कब मेंबर बना, उसका नाम क्या है, पता क्या है, उसकी उम्र क्या है। दूसरी बात ये कि अगर उसकी मेंबरशिप खत्म हुई है तो कौन सी डेट को उसकी मेंबरशिप खत्म हुई है। समझ आ गई बात की? ये 2 बातें उसमें लाजमी होंगी। ये एविडेंस होती हैं एक फलां शख्स की रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में जिसका अंदराज हुआ है कि ऐसा जो शख्स है वो कोऑपरेटिव के अदारे के साथ मुंसलिक रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ वो उसके बतौर मेंबर जो है ना वो जुड़ा रहा है या जुड़ा हुआ है, वो फलां तारीख से जो है ना वो एंटर हुआ है कोऑपरेटिव के अदारों में। ठीक है बेटा, टुडे आई एम गोइंग टू एंड माय लेक्चर। सो फार we have studied 30 sections and so far we are near to 50% of our syllabus. Basically from section 20 to onward section 30 are very important sections. Many MCQs can be set from this portion and I tried my best to make all of you clear about these sections. ठीक है बेटा? सर इसके अंदर रूल्स भी तो हैं और हिस्ट्री भी है, तो 50% डोंट वरी, आपने ये कर लिया तो वो उसके साथ है ना आपको इंशाल्लाह ताला आपके तमाम के इंशाल्लाह ताला जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्लाह की मेहरबानी से आप तमाम के 80-90% नंबर आएंगे, इसमें याद रखो इंशाल्लाह। जिस तरह मैं मेहनत करवा रहा हूं आप करें, अगर आपने नहीं करनी तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? जी सर। ठीक है बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट सेक्शन। सर वो टेस्ट का पूछना था कि वो किस मीडियम के थ्रू होगा? बेटा जो है ना कल जो है ना क्विज ही कर लेते हैं, इस तरह का पूछ लेता हूँ 15 मिनट, ठीक है ना? तमाम सेक्शनों की जो है ना आपसे ओरिएंटेशन ले लेता हूँ। ये ठीक है मेथड। सर आप टेस्ट बना के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, सारे सॉल्व कर लेंगे उसे खुद ही। यार जो है ना एक्चुअली जो है ना वो मैं इस वीक में बहुत बिजी रहा हूँ। ये आपको पता है सरकारी मामला का, अगर आपको पता है तो 30 जून तक ना वो सर्टन फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं। तो कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के साथ जो है ना वो मुझे जो है ना काफ़ी मसरूफियत है बेटा 30 जून तक। तो जो है ना वो ये थोड़ी सी जो है ना ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। तो फाइनेंशियल ईयर में जो है ना वो हमने अपने जो बिल्स वगैरह तमाम के तमाम वो भी क्लियर करवाने होते हैं। तो लिहाजा जो है ना वो काफ़ी जो है ना मसरूफियत रही है। और प्रिंसिपल साहब जो है ना वो आज जो है ना वो चले गए थे, तो फिर उन्होंने मुझे कहा था कि आप, हालांकि मैं छुट्टी करना चाह रहा था आज और कल की, लेकिन उन्होंने कहा छुट्टी नहीं करनी, आप इस तरह साहब जो है ना वो आना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो इसलिए तो बेटा जो है ना कल मैं तैयार नहीं कर सकता, लेकिन जो है ना आपसे मैं ज़ुबानी ही पूछूंगा और इंशाल्लाह कॉम्प्रीहेंसिवली पूछूंगा, याद रखें, ठीक है? लिहाजा आप इसको जो है ना वो प्रिपेयर करें। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे ना, मैं आपका लेक्चर वहां से जो है वो स्टडी कर रही थी, उसके अंदर से एक क्वेश्चन है मेरा, कर सकती हूँ? जी बेटा, करिए बेटा। सर उसका जो सेक्शन 15 है ना, अगर आपके पास वो नोट्स अवेलेबल हैं तो सेक्शन 15 का पार्ट 3rd एंड 4th, उसकी मैंने बार बार रीडिंग की लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया कि उसमें जो है वो क्या लिखना चाह रहा है। तो बेटा
बता रहा हूँ, अगर सुन लें, ठीक है। आपको इसमें इतना जो है ना वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वेरी इजी सेक्शन, वो सेक्शन जो है ना वो अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। जी वही एक बड़ा एक धारा होता है बेटा, वो सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के साथ जो है ना वो उसमें अमालगमेट हो सकती है। अमालगमेट का मतलब होता है एक दूसरी के साथ मिल जाना, ठीक है। अब सोसाइटी ने कैसे मिलना है? सोसाइटी एक बेटा एसजीएम करवाती है, मैंने को बताया ना, एसजीएम, एजीएम और एसजीएम। जी एसजीएम सोसाइटी की होती है। उस सोसाइटी में 2/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर सोसाइटी के जो ना वो अपने एग्री करते हैं कि जनाब हमारी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों सोसाइटीज जो एक मर्ज होना चाहती हैं एक दूसरे के साथ, वो अलग-अलग अपने इजलास करती हैं। इजलास करने की 2/3 उसमें जो है ना वो कंसेंट देती हैं। कंसेंट देने के बाद फिर जो है ना वो एक सोसाइटी बन जाती है। समझ आ गई बात? कोई लंबा चौड़ा इसको की जरूरत, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि 2/3 मेंबर्स का होना लाजमी उसमें। जी ठीक है ओके ठीक है बेटा, बस ये इतनी। तो 15A की बात हो रही थी ना सर? नहीं बेटा 15 की 15A की नहीं 15 की। ओके सर। 15 जो 15A है ना वो भी सुन लें। वो है सोसाइटी वांट्स टू मर्ज इन ए कंपनी। जी किसी कंपनी में मर्ज होना चाहती है। यस सर यही, हाँ जी। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट डेट, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ।